हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी वाला विथ विश्वजीत शर्मा के साथ। आज हम लोग लाइव जाने वाले थे, बट किसी वजह टेक्निकल इशू की वजह से जो लाइव नहीं जा पाए, बट वी आर हियर एट द राइट टाइम फॉर यू गाइज। और आज हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी बैच लॉन्च कर रहे हैं एक तरीके से आप लोगों के लिए, ताकि बच्चों को जो भी एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग को टेक्निकल या कोई भी लैंग्वेज के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एनसीईआरटी की वजह से। उनके लैंग्वेज को आसानी से समझने के लिए हम एनसीईआरटी को करेंगे डिकोड। आज हम लोग एक बार वापस से फिर से जुड़ेंगे और हम लोग अपने एनसीईआरटी के बैच को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इस समय कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम वगैरह भी चल रहा था। तो इस बार 2 बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से उन लोगों को काफ़ी चीज़ों को समझने में दिक्कत आई कि उनके 11th के बैचेस कब से स्टार्ट होंगे। बट खैर अभी उनके क्लास 11 के चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और उनके कुछ एक या 1.5 महीने के अंदर उनके मिड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उनका सिलेबस वगैरह राइट टाइम पर बिल्कुल अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करके ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उनके एग्ज़ाम में आने वाले जो भी पेपर में क्वेश्चन उनके आए उसको वो आसानी से सॉल्व कर पाएँ। बहुत उम्मीद के साथ में ये बैच हम लोग अपना धुरंधर बैच को लॉन्च करते हैं और लगातार एनसीईआरटी को हम लोग हर चैप्टर वाइज चैप्टर करते चले जाएंगे। और इस तरीके से आप सभी लोगों के बीच में जो मे भी मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग दोस्तों का फ़ायदा हो पाए। तो मैं विश्वजीत शर्मा इन बायोलॉजी वाला एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 विच इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्लास 11 में जब बच्चे आते हैं कि how to read NCERT, how to make the notes and how to tackle the new question या एडवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो भी पहली बार देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी। तो बेसिक रूल ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, जो जनरली बच्चे करते हैं वो एग्री करेंगे इस मेरी बात से, कि जब कभी भी उनको सिलेबस वगैरह स्टार्ट करना होता है तो पहला चैप्टर खोल लेते हैं और यहाँ से वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट बहरहाल हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पता है भाई, आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को या अपने आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम को, तो जो पढ़ने का तरीका होता है एनसीईआरटी को उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर एनसीईआरटी के चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जैसे उस फीचर्स को मैं बताऊं तो आप जब भी कोई यूनिट स्टार्ट करते हो तो उस यूनिट के स्टार्ट करने से पहले आपको वहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वाला पेज मिलता है। उस इंट्रोडक्शन वाले पेज को आपको बेटा स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप उसके अंदर कन्फ्यूज हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको फील होगा। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि नाम ही अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उन सबको अगर हम साथ में पढ़ना हो हमें, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें कुछ बायोलॉजी के कोर नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी अपना एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पता होने चाहिए, जैसे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि अगर कोई छोटा भाई बहन आपका पूछ दिया फिर आपका चेहरा उतरना नहीं चाहिए, ताकि आप आसानी से खुल करके बता पाएँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ताकि आपके कोई भी कहीं भी कोई डाउट वगैरह ना होने पाए। क्योंकि थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज लोग बोलते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और जब भी कभी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा आप उसके पहले के जो भी इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन होते हैं आप उन सारी चीज़ों को पढ़ो, ताकि कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको एक नए वर्ड या कोई नई टर्मिनोलॉजी मिलती है जिसको कि आपको क्या काम करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वाई दिस इज़ राइट हियर। और देखिए सम टाइम क्या हो सकता है कि हमको टाइम लग सकता है चीज़ों को कंप्लीट करने में, बट ये श्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी चीज़ें एनसीईआरटी के अगर अंदर से आएंगी तो हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। हमको उसको टैकल करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आना है, राइट। लेट्स स्टार्ट द बिगिन द सेशन। और हाउस द जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाय सर के साथ, राइट। सबसे पहले देखिए 2-3 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोलॉजी, राइट। बायोलॉजी को समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज अ मिथ बिटवीन द स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट की सर हम बहुत बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये बात सच है। लेकिन उनको अगर आपको टैकल करना हो तो आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले आप बायोलॉजी को फील करना स्टार्ट करो। फील करना मतलब इन द सेंस कि जैसे अगर आप बायोलॉजी को अपनी ज़िंदगी की तरह जियो, उसे समझ पा रहे हो, जैसे समझो ध्यान से कि अगर आपके आसपास आप लोगों को देख पा रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनिज्म। आप जनरली जब भी देखोगे इन्वायरमेंट में तो आपको 2 तरह की चीज़ें दिखेंगी, एक तो लिविंग दिखेगी और एक नॉन लिविंग दिखेगी। अगर आप लिविंग चीज़ को देखते हो, जैसे कौन, जैसे हम लोग, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फैमिलीज, ठीक है, कोई एनिमल हो गया, कोई ट्री हो गए, ये सारे क्या लिविंग है। फर्स्ट कंडीशन। अनदर कंडीशन कि जो कोई भी हमारे नॉन लिविंग है, जैसे
हमारा रिवर हो गया, नेचर हो गया सारा, पहाड़, झरना, तो ये सब चीज़ें जो भी है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और हमको क्या काम करना है, हमको दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से फील करना है। पहले जब आप फील कर पाओगे तो चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें, अपने इस एनसीईआरटी के चैप्टर के साथ में। देखिए चैप्टर के नाम में बेटा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डाइवर्सिटी। एक एक वर्ड को समझना है एकदम, बिल्कुल कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन भी बच्चों का अभी तक सिलेबस स्कूल में आगे चल रहा है, जिनका छूटा हुआ है, उन सब बच्चों का इस वीडियो के थ्रू उनका चीज़ें सारी कवर अप होंगी। तो बस आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहिए और मैं बिल्कुल आपके साथ में लगा हुआ हूँ। देखिए अब क्या बोलता है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमको पता है भाई वर्ल्ड तो छोटा सा होगा नहीं, बहुत बड़ा वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, राइट। सो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा एरिया है, और उस एरिया के अंदर क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जो भी लिविंग इन द सेंस इस चैप्टर के अंदर ही हमको देखना है कि लिविंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी इन द सेंस कि कहाँ पर कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है हमें। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या क्या एक दूसरे से डिफरेंशिएशन, क्या क्या डिफरेंट है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस प्रीव्यू से कहेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ये हमारे यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट के अंदर हम लोग सबसे पहला चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ चैप्टर इज एनिमल किंगडम। अब यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। अब हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी, सबसे पहले बेसिक क्या कि भाई डाइवर्सिटी, अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो हमको पहले बायोलॉजी क्या होती है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है भाई कि जो भी हमारे लाइफ में जो कोई भी हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप क्लास 10th के अंदर पढ़ करके आए होगे, वहाँ पे आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्रोसेस, द डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। जो भी बेसिक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि आपके बॉडी को एक हेल्दी रखने के लिए और सारे फिजियोलॉजी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए वहाँ पे जो भी प्रोसेस होते हैं वो सबको क्या बोलते हैं, लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ का कोई भी फॉर्म एंड जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस शो करते हैं उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, राइट। सो बायोलॉजी इन जनरली, अगर आप लोग प्लांट के बारे में पढ़ाई करोगे तो प्लांट के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट आर कॉल्ड द बॉटनी एंड अनदर वन इज कॉल्ड द जूलॉजी। मतलब आप अगर आप एनिमल की स्टडी वगैरह कर रहे हो तो उनको क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा कि हमारा फोकस इस पे कि हमें कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आए तो उस टर्मिनोलॉजी को हम समझ पाएँ, राइट। अब जरा सा चीज़ देखते हैं क्या बोल रहा है कि द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत तरह की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। और देखिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का पर्पज ये है कि आप जब एक बार एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। मैं चाहूँ तो आपको नॉर्मल भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ाने का फायदा ये है कि एनसीईआरटी के थ्रू भी आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट होता रहे, ठीक है। सो अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। साथ में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग में अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर। तो ये सब जो भी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं वो क्या है कि वो सब चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है, हम सम अमंग द एनिमल एंड प्लांट, वो कहीं ना कहीं हमारे एनिमल और प्लांट के चारों तरफ प्रेजेंट है पहले से, ठीक है। अब हमको कुछ कॉमन फीचर देखने को मिलता है। जो कॉमन फीचर हम लोग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई कि वहाँ पर कुछ इस तरह के फॉर्म देखने को मिलता है कि जो क्या कर सकते हैं, जो किसी सिचुएशन के कंडीशन में अपने आप को रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे कुछ खास बात लिखी हुई है कि कुछ नए नए वर्ड देखने को आपको मिलेंगे कि सोसाइटीज, मतलब जो भी हमारे चारों तरफ के आसपास के लोग हैं, विच इंडल्ड इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब कि देखिए दो तीन चीजें वर्ड है नया नया आ रहा है, जो नए नए वर्ड है बेटा आपको इन्हीं को समझना है कि होते क्या। जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, राइट। सो अगर हम ह्यूमन के या कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंस की बात करेंगे कि कैसे वो एक दूसरे के साथ में लिंक है या क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है, इन सब की स्टडी को हम लोग क्या काम करेंगे, बायोलॉजिकल नॉलेज के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसको उसके साथ मर्ज करके पढ़ते हैं। देन कुछ आपकी चीज़ें आ रही हैं जैसे सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन। तो हमको कुछ चीज़ें मालूम चलेंगी, अगर हमको कहीं पर भी कोई लाइफ फॉर्म मिल रहा है तो उनका सिस्टमैटिक स्टडी जब भी करना होगा
तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लाइफ के फॉर्म को समझना पड़ेगा और कुछ डिटेल्ड स्टडी और क्या नाम है उनको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, मान लिया मैं इस अर्थ के ऊपर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हमको समझने के लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले वो क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। जब हम उसको पहचान जाएंगे कि ये क्या है तो उसका क्या काम करेंगे, उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, राइट। और जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या काम करेंगे, उसको पर्टिकुलरली एक नाम हम असाइन करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। देन अगर हमको कुछ ऑर्गेनिज्म उसी तरह के एनवायरनमेंट में आसपास में उस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे। क्या काम करेंगे बेटा, क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई करने का प्रोसेस कोई मतलब कि आप उसको इस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि आप उसकी स्टडी आसानी से कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी फेसिंग प्रॉब्लम, उस चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो बिगेस्ट स्पिन हमारा सच स्टडी की जो शेयर करते हैं हम लोग आपस में, देखिए बोला है कि द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मतलब कि वो चीजें आपस में हॉरिजॉन्टल लेवल पर और वर्टिकल लेवल पर दोनों में आपस में मिक्स होती हैं, राइट। तो जो भी हमारे आसपास चीजें ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंटेड है, वो क्या कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से ऑलवेज इंटरलिंक्ड या रिलेटेड, बात समझ पा रहे हैं, वो इन्हीं चीज को बताना चाहता है। अब देखिए वो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ कल्चरल मूवमेंट वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलरली टाइप ऑफ स्पीसीज या प्लांट या कोई पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ ट्राइब्स अगर कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, तो क्या काम करेंगे, वो जनरली वहाँ के चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो वहाँ के ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रख पाए। लास्ट में क्या बताएंगे भाई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। अब देखिए दो वर्ड आ गया, टैक्सोनॉमिस्ट। ये क्या है कि जो भी क्लासिफिकेशन या जो भी टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी मतलब क्या कि भाई चीज़ों को हायरार्की वाइज अरेंज करना। हायरार्की मींस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द हायरार्की, मतलब जैसे किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर, मैनेजर, उसके बाद हमारे स्टाफ, एम्प्लॉइज़ और सिक्योरिटी गार्ड, तो ये जो हायरार्की सेट हो रही है, ये क्या है, ये हमारे लिए एक टैक्सोनॉमी बन जाती है। और इन सब की जो इस तरह की जो स्टडी वगैरह करते हैं उनको टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो अगर हमें प्लांट के बारे में या एनिमल के बारे में या ह्यूमन के बारे में अगर स्टडी करनी है, तो हमको उनको पर्टिकुलरली कैरेक्टर, उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको अरेंज करके हम एक हायरार्की क्रिएट करते हैं और उसके वजह से हम उनको क्लासीफाई करके आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। बट आप जैसे ही इस एनसीईआरटी के पेज को शिफ्ट करोगे, आपको देखने को मिलेगा एक साइंटिस्ट का यहाँ पे फोटो छपा हुआ है बेटा। तो जो ये साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको कोई भी चैप्टर भी, आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करोगे तो आपको हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट का चेहरा मिलेगा। उनको क्या काम करना है, आपको फर्स्ट टाइम रीड करते समय उनको बिल्कुल अच्छे से एक बार उस पैराग्राफ को जब पढ़ लोगे आप, तो उसके अंदर से आपको एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, आप उसको साइड में एनसीईआरटी के ऊपर नोट कर लो। और जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे एनसीईआरटी को, तो आपको सिर्फ वो 2 पॉइंट रिवाइज करना रहे, ताकि अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा वहां से तो हम वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एटलीस्ट उनको अगर एनसीईआरटी में जगह दी गई है तो एक बार तो उनको पढ़ ही सकते हैं, राइट। सो हमारे जो साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा वो। और इन सबसे खास बात क्या है भाई, ये 1904 को जर्मनी में कहीं बर्थ लेते हैं। और इनका जो खास बात क्या है भाई कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इनटू द नीट एग्जामिनेशन। ये PYQ के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका पैराग्राफ का क्या है भाई, इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, राइट। अब हमको क्या देखना है भाई कि इनका जो मेन खास काम क्या है कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं, इनको यहाँ पे रखने के पीछे पर्पज क्या है कि इनको पता था, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ही आल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। और इनको इसीलिए उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन वगैरह जो इन्होंने बताया था वो बताया। और साथ में आपको देखोगे कि इनको यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि इन्होंने सिस्टमेटिक्स के बारे में और थोड़ा सा इनके बारे में उस पर लाइट डाला था, ठीक है। और इन्होंने क्या नाम है, थोड़ा सा चीज़ों को क्लासीफाई करने के अंदर हेल्प करा था। तो सबसे खास जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला होता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट।
अब देखिए हिज रिसर्च स्पैंड इन ऑर्निथोलॉजी, बर्ड की स्टडी को बोलते हैं बेटा ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी हमारे हायरार्की का स्टडी को। जू जियोग्राफी क्या होता है हमारा कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई एनिमल वगैरह मिलता है तो उसकी स्टडी जू जियोग्राफी में आती है। एवोल्यूशन कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व हुआ है, समझ पा रहे हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी किसने करी थी, अर्नेस्ट मेयर साहब ने करी थी। और हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे जिस वजह से इनको इस पेज के पहले लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप इसको नोट कर लोगे और हम लोग अपने मेन चैप्टर के ऊपर मूव आउट करते हैं। जो पहला चैप्टर बेटा क्या नाम है इसका, द लिविंग वर्ल्ड। देखिए जब भी कोई चैप्टर बेटा स्टार्ट होगा तो हमारा पहला फोकस क्या होगा, हमारा पहला फोकस होगा कि हम उस चैप्टर के नाम के अंदर आने वाले हर एक वर्ड को डीप लेवल में जाकर के समझ पाए। जैसे यहाँ पे क्या बोला, द लिविंग वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड में मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे आसपास के चारों तरफ, यानी कि हम पर्टिकुलरली किसी कंट्री के अंदर होंगे, उस कंट्री के आसपास में भी कंट्रीज होंगी, वो आपस में मिलकर के एक वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, अब पूरी दुनिया के अंदर जो कोई भी चीज़ लिविंग हो, ठीक है, लिविंग मतलब कुछ फीचर होंगे, जैसे ग्रोथ होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब सारी चीज़ें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो हमको क्या काम करना है भाई, हमको समझना है इस चैप्टर को। देखिए ओवरव्यू क्या हमारा आज की क्लास का कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्या क्या डाइवर्सिटी है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में, तो आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। क्या क्या, जैसे कि जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको कुछ काम की बात मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारी लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, कुछ जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप उसको एक A4 शीट पेपर ले लो और उस A4 शीट पेपर को 3 फोल्ड में फोल्ड कर दो, और उसके बाद जो आपको खास पॉइंट मिलता है बेटा आप इसके नोट्स बनाते चले जाओ, ताकि आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स को एक पेज में समराइज भी कर सकते हो, ताकि आपका शॉर्ट नोट्स की तरह भी एक्ट हो सकता है और एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है भाई, जब भी हम देखेंगे तो हमको इस चैप्टर को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी है कि जो लिविंग वर्ल्ड होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, समझ पा रहे हो। देखो सबसे पहले आप क्या हेडिंग क्या दिया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जंप करने से पहले हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को जल्दी से समराइज कर देते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ल्ड, कितना सुंदर है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स अमेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट हमको देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर, और वो क्या हो सकता है, वो माउंटेन हो सकता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट, जो भी नेचर वाली चीज़ें सब बहुत देखने में हमको स्पीचलेस बना देती हैं, ठीक है। जो भी क्या नाम है हमको देखने को मिल रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कोऑपरेशन उनके मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब भी कुछ चीज़ें देखोगे तो आप देखोगे कि या तो कुछ वो स्पेसिफिक फीचर ऑर्गेनिज्म के पास में होगा, ठीक है, और वो सबको क्या काम क्रिएट करता है, उनको डीप सेंस ऑफ वंडर के अंदर पुट कर देता है। अब देखते हैं भाई, जैसे कहीं पे हम बोल सकते हैं ना कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन वगैरह, मेंबर्स कोई भी पॉपुलेशन के हो तो उनके कैसे हैं, या कम्युनिटी के अंदर या उस लेवल पर मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे उनके एक दूसरे के साथ में लिंक्ड अप है, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन है टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन, जैसे कि क्या, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द टेक्निकल वन की व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, मतलब कैसे अपोज कर रहा है। और सेकंड क्या है भाई, फिलोसॉफिकल वन की 6 आंसर टू व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ इज। ये तो बहुत फिलोसॉफिकल, सही बात है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जो कि बहुत लोग ढूंढते ही रह जाते हैं, बाद में मालूम चलता है उनको। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट, हमारा फोकस अभी किस पे होगा, व्हाट इज लिविंग। देखो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। देखो पहली बार पढ़ोगे तो कुछ नया जानोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो भी कुछ नया जानोगे। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ जान चुके होगे। एनसीईआरटी की यही खूबी है, इसको गीता कहते हैं मेडिकल एग्जाम में, ठीक है। अब बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना, जहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी ना समझ आएगी हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं भाई, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो स्टार्ट करना और फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इट इज़ द अल्टीमेट टास्क, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है भाई, पेट हो सकते हैं, हमारे चारों तरफ है, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे पैराग्राफ को मैं समराइज कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर कहीं पर भी हमको ये देखने को मिला भाई हमारे चारों तरफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अगर चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको उनके फीचर्स देखने पड़ेंगे। मान के चला कोई नया फीचर्स, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसके कुछ नए नए फीचर देखने को मिल रहे हैं, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ अगर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे तो हम एक वर्ड बनाते हैं, क्या, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, यानी अगर कहीं पर लाइफ के बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द टर्म दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी,
ठीक है। और अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो या कहीं पर्टिकुलरली प्लेस पे घूमने गए हो, तो आपको वहां पर उनकी एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं भाई क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि देखो वहाँ पे प्लांट दिखेगा, बर्ड है, पेस्ट है, अदर एनिमल प्लांट दिखेंगे, बताया मैं आपको। और वहाँ पे सेवरल ऑर्गेनिज्म यू कैन नॉट सी, मतलब यही सही बात है भाई कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी हमको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप ही लेना पड़ेगा अब तो, ठीक है। और अगर अपना एरिया बढ़ाएंगे तो हम क्या, हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई कि वहाँ पर जो रेंज है उनकी वैरायटी ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, राइट। अब जाहिर सी बात है अगर हम कहीं डीप फॉरेस्ट वगैरह में हम घूमने जाएंगे तो हमको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मच ग्रेटर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक प्लांट और एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी स्पीसीज क्या होता है भाई, अभी बाकी बच्चों को यही नहीं पता। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो क्या होता है, जीनस, और सैपियंस क्या होता है, स्पीसीज, यानी किसी पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म। अगली बात क्या बोल रहा है भाई, द नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, वो नोन होता है, डिस्क्राइब करता है क्या, रेंज, कि कितनी ज़्यादा उसकी स्पीसीज की रेंज है। जैसे आप बता रहा है कि भाई स्पीसीज का कितना रेंज है, जनरली 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास उनका रेंज है। और ये जो इतना बड़ा रेंज बता रहा है, इस रेंज का मतलब क्या है, क्या ये कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा है। अब चूंकि डाइवर्सिटी क्रिएट करने के पीछे किसका फॉर्म हाथ है, लाइफ का। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ एन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और द नंबर, ठीक है, और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या याद रखना है बेटा कि जब भी हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे या पुराने वन को, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। देखो पे लिखा है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, यानी आपको हमेशा वहाँ पर नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जैसे जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। अब तुम जरा से एक चीज़ समझो कि अगर हमको सबसे पहले कुछ मैं आपको एग्जांपल बोर्ड लेके समझाता हूँ। देखो देखिए ध्यान समझते हैं, जब भी हमको अगर कोई बेसिक चीज़ ना समझ में आए, हमेशा उसके लिए अपना पेन उठाइए, पेन इज़ द योर वेपन, उसका बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करिए ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या बताया कि हमारे इस अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। किसके अंदर, बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लाइफ के फॉर्म से, राइट। लाइफ फॉर्म की यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड बात कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखने को मिल रहा है तो हम क्या बता सकते हैं भाई कि जितना ज़्यादा अगर आप रेंज बढ़ाओगे, क्या क्या हम लोग पढ़ा, अगर रेंज को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। जब भी हम रेंज को इंक्रीज करेंगे तो हमको जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये जो भी मिलने वाले रहेगा, इनका नंबर भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेकंड बात, तो हम क्या काम, हम इसको क्या टर्म बोलते हैं भाई, उसी टर्म को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। बात समझ आई, डाइवर्सिटी मतलब कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है लाइफ के फॉर्म में, क्या बोलेंगे उसको, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। अब जरा सा चीज़ समझते हैं, अगर कहीं पे मैं जाता हूँ और मुझे क्या टर्म देखने को मिलता है भाई कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। कुछ में भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े प्लांट हो सकते हैं, कुछ जैसे छोटे छोटे पौधे देखने को मिल सकते हैं, कुछ ग्रासेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, कुछ अगर कहीं पर एनिमल वगैरह हैं तो इनके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एल्गी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही वैरायटी ज़्यादा होगी तो हमको क्या मालूम चलेगा कि इनको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई करना ही हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। आइडेंटिफिकेशन। अब जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे फर्स्ट स्टेप, तो सेकंड का स्टेप क्या काम करोगे, उसका कुछ नाम दोगे, ठीक है। तो उसको आप जब नाम देते तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे।
फिर थर्ड जब आप उसको कर दो नाम दे दो तो उसको क्या काम करोगे भाई, आप उसको क्लासीफाई करोगे। तो क्लासीफाई करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, जब आप क्लासीफाई कर देते हो तब हम क्या काम करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं उस तरीके से अरेंज कर देते हैं ताकि उसको दोबारा अगर हमको स्टडी करना हो तो हमें कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, अब एक चीज़ ज़रा समझो कि अगर हमारे सामने बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो उनके अंदर क्या होगा कि जब भी देखो यहाँ पर हर एक टर्म हर एक लेवल पर कुछ न कुछ चीज़ें सेट होंगी। कैसे, देखो जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप उसको दो तरीके से सेट करते हो, या तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, लिविंग होगा, या तो कैसा होगा भाई वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, अगर लिविंग होगा तो हम उसको दो कैटेगरी में करते हैं, या तो वो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा। ठीक है, अब जरा से देखो, जैसे ही मान लिया कि आपने कोई प्लांट ले लिया, प्लांट आपने देख लिया, उसका पहचान लिया, तो आप उस प्लांट का क्या करोगे, कुछ नामनक्लेचर करोगे। तो नामनक्लेचर वगैरह जब भी हम करते हैं तो हमारा कुछ काम होता है, जैसे क्या क्या कि भाई सबसे पहले हम उसको नामनक्लेचर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल हम इस चैप्टर के अंदर अभी आगे पढ़ेंगे कि जीनस का नाम लिखना होता है कैसे, इस कैपिटल से, स्पीसीज का सारा स्मॉल से, अंडरलाइन करना होता है, बुक में अगर प्रिंट होता है तो इटैलिक में होता है। ठीक है, जब आप उसको क्लासीफाई करते हो तो उनको अरेंज करते हो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा कि कहीं ना कहीं हमको चीज़ों को जब भी अगर अरेंज करना होगा तो हम उनको क्या काम करेंगे, सबसे पहले नॉमनक्लेचर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब जरा इस चीज़ को देखो, आप यहाँ पर वही चीज़ों को समझा रखा है कि नॉमनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफाई क्या करना है। ठीक है, देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही बता रखा है यहाँ पर कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो तो हमको क्या काम करना है भाई, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसको नॉमनक्लेचर करना है। तो ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर क्या बोला, नॉमनक्लेचर और नेमिंग ओनली पॉसिबल थिंग जिसके थ्रू हम करेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर उसको पहचानोगे तभी आप उसका नाम बता सकते हो कि ये क्या है देखने को। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है दो तरह के सिस्टम की। एक तो प्लांट वाला केस आ जाए कि अगर कोई आपने देखा, आपको लग रहा है इसके अंदर प्लांट सेल का या प्लांट का फीचर देखने को मिल रहा है, तो हम क्या काम करेंगे भाई, हम उस चीज़ को इस तरीके से सेट करते हैं ताकि हम बता पाएं कि उसका नाम क्या है। जैसे प्लांट वाले करेगा तो उसके लिए क्या कोड बनता है बेटा, ICBM, राइट। ये एग्जाम इसका फुल फॉर्म पूछता है। और अगर कहीं पर एनिमल वाला कैटेगरी मिलता है, एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, तो उसके लिए जो कोड लिखा जाता है उसके लिए क्या है, ICZM। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा कि जब भी अगर वो कोई एक प्रिंसिपल जिस क्राइटेरिया को हमको सबको फॉलो करना है, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और नॉमनक्लेचर करने के लिए, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बायोलॉजिस्ट वगैरह होंगे, बायोलॉजी की जो पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो कोई भी ऑल इंडिया के अंदर बायोलॉजी या ऑल वर्ल्ड के अंदर बायोलॉजिस्ट होंगे वो उस चीज़ को एक्सेप्टेबल करेंगे कि हाँ इसका यही नाम वगैरह होगा। तो ICBM का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, देखो ये फुल फॉर्म बेटा याद रखना है इस पैराग्राफ से, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। ठीक है, और एनिमल के केस में क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ताकि हम उसके थ्रू चीज़ों को नॉमनक्लेचर नॉमनक्लेचर के थ्रू उसको क्या करें, नॉमिनेट कर पाएंगे, उसका नाम लिख पाएंगे ताकि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड के तौर पे हम उसको जान पाए। जैसे अगर इन केस आज मेरा नाम अगर इस इंडिया के अंदर यहाँ पर है, तो अगर मैं अमेरिका चला जाऊँ तो क्या मेरा नाम बदल जाएगा, या मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा तो मेरा नाम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मेरा नाम क्या रहेगा, मेरा नाम जो यहाँ पर है वो मेरा आइडेंटिफाई मार्क बन जाएगा। ठीक है, उस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम वगैरह होता है वो उसका कोड होता है। अब एक एक चीज़ों को समझो बेटा कि इसके अंदर एक एक वर्ड का क्या मतलब है। देखो नॉमनक्लेचर मतलब किसी को नाम देना, बॉटनिकल मतलब प्लांट के बारे में, किसी प्लांट का नाम देना। एक लिखा हुआ है कोड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कोड, मतलब एक ऐसा सेटअप ऑफ रूल जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द पीपल्स शुड बी द फॉलोड, राइट। अब अगर मैं उस कोड को किस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर के समझाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इंटरनेशनल एक मैंने ऐसा कोड बनाया जो कि प्लांट के नॉमनक्लेचर के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जो भी किसी भी प्लांट का जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको नॉमिनेट करने के लिए उसके इंटरनेशनल कोड के थ्रू हम उसका नाम लिखते हैं, राइट। अब जरा हम समझते हैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा। देखिए अब हमको कुछ क्या मालूम चलता है कि जब नॉमनक्लेचर करते हैं तो नॉमनक्लेचर को करते समय हमको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2-3 टर्म आएंगे, क्या है भाई कि जो भी बायोलॉजिस्ट वगैरह हमारे हैं फॉलो करते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को जो क्या काम प्रोवाइड करेगा, साइंटिफिक नेम। हर सबका नाम अलग होता है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक साइंस के उसके वे में उसका नाम अलग होता है।
टू नोन ऑर्गेनिज्म, यानी साइंटिफिक नेम के थ्रू हम उसको जान पाएंगे। और कोई भी होगा तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको होमो सेपियंस, ठीक है, पाइसम सटाइवम, आपने क्लास 10th के अंदर बेटा तो पढ़ करके आए होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर, पाइसम सटाइवम। तो ये क्या बेटा, ये हमारा जीनस है, और ये क्या बेटा, ये हमारा स्पीसीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पहला लेटर जीनस दिखा रहा है, हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको ये बताना है यहाँ पर कि अगर किसी का भी कोड लिखा गया है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होंगे, दो। पहला क्या है, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। बात समझ पा रहे हो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या उसका पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एरिया है। दूसरी चीज क्या है कि जो नेम होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते, तो इसी नॉमेनक्लेचर को क्या बोला गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गया। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो बेटा, यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार जितनी मन करो उतनी स्टार बनाओ। इंपॉर्टेंट एग्जाम जब क्वेश्चन लगाओगे तो सीधा आपको मिलेगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। इसका मतलब जब भी किसी नाम के अंदर दो कंपोनेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर पहला वाला जेनेरिक नेम एंड सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दिस नेमिंग किसने दिया था, यही तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु गिव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो याद रखना है कैरोलस लिनियस, एकदम स्टार कर लो, हाईलाइट कर लो अपने गोल्डन वाले हाईलाइटर से, ये जो भी हाईलाइटर लियो पेन में। एनसीईआरटी निकाल करके बैठना, बिना एनसीईआरटी लिए कहानी सत्यनारायण कथा की तरह मत सुनने लगना, नहीं तो लास्ट में प्रधान जय बोल के कुछ मिलेगा भी नहीं, चले जाओगे। तो कम से कम एनसीईआरटी निकाल कर बैठे रहो और थोड़ा बहुत उसको हाईलाइट करते रहो, जो बता रहा हो, जो समझा रहा हूँ। कुछ पॉइंट मिले तो उसको नोट कर लेना, केवल चाय पानी स्नैक्स के साथ में वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, उसको नोट्स भी बनाना है। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस साहब ने जो बताया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को फॉलो किया गया। तो जब भी अगर दो वर्ड के जो वहाँ पे दो वर्ड का फॉर्मेट आएगा, ठीक है, ये कन्वीनियंट भी रहेगा ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए कि उसका जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। चलो मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो मैंगो तो आप लोगों को पता ही है भाई, मैंगो क्या बोलते हैं, मैंगो इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो इसका भी कुछ साइंटिफिक नेम वगैरह होगा। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, मैंजी फेरा। ये तो क्लास 8 का स्टूडेंट बता देगा, आप लोगों को बताना ही चाहिए। कमेंट कर दो, कमेंट करो, कमेंट करो, थोड़ा सा हाथ तो चलाओ, थोड़ा एक्टिव रहो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को, वन वे नहीं होना चाहिए डिस्कशन। तो बेटा उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंजी फेरा इंडिका। देखो आप एक चीज जरा देख पा रहे हो, यहाँ पे जो फॉन्ट इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। ये इटैलिक है, कैसा बेटा, ये इटैलिक है। ऐसा यहाँ पे इसने क्यों कर दिया, ताकि आप देख करके पहचान जाओ कि ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल आपको मिला ना कि साइंटिफिक नेम कभी भी बुक में प्रिंट होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो इटैलिक में होगा। किस में होगा बेटा, इटैलिक में होगा। समझ पा रहे हो, सारा दिमाग ये रखना। दूसरी चीज कि अब मान चलो करते हैं कि हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। देखो मैंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। जीनस क्या होता है सर, ये तो मुझे पता नहीं। अरे सुनो ध्यान से, जीनस मतलब कि जैसे आपका खुद का कुछ परिवार होगा ना, आपके दादाजी होंगे, आपके परदादाजी होंगे, जो वंश आपका चलते हुए आ रहा है वही आपका जीनस है, ठीक है। अब बोला वाइल्ड इंडिका क्या है, वो आपका पर्टिकुलर स्पीसीज है कि आप किस जगह पे मिल रहे हो। समझ पा रहे हो कि यानी अगर आपके फैमिली के ही लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, लेकिन आप तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में, तो आपका नाम अलग हो जाएगा वहाँ पर, आपके स्पीसीज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब चूंकि ये जो यहाँ पे इंडिका है, क्या इंडिका रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, इंडियन कॉन्टिनेंट को, कि ये जो जिस टाइप का हमारा आम है मैंजीफेरा इंडिका, ये इंडिया के अंदर पाया जाता है। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा एक्टिवेट रखो, बुद्धि खोल के रखो बच्चों। दूसरा क्या बोल रहा है, और या तो पर्टिकुलर स्पीसीज होगा या तो पर्टिकुलरली उसका कुछ स्पेसिफिक एपिथेट होगा। कुछ अलग भी रूल है। देखो चैप्टर पढ़ना लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे पढ़ना एनसीईआरटी मैंने वो भी बताया। चैप्टर जब स्टार्ट किया तो उसके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझा रहा हूँ, कहाँ पर क्या है, क्यों है, सब चीज़ें सब समझो, कुछ भी छोड़ के मत भाग जाना, ठीक है। और थोड़ा सा चैनल को सेव लाइक करते रहो वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो, ठीक है। अब जरा हम लोग कुछ देखते हैं क्या क्या अदर्स रूल्स हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कम कर पाएंगे भाई, हम चीज़ों को समझ पाएंगे अगली बार के लिए भी, ताकि दोबारा जब नोट्स बनाए रहोगे तो दोबारा समझ पाओगे। देखो क्या बोल रहा भाई, आपको एनसीईआरटी को लाइन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब दोबारा नोट्स बनाओ ना तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है भाई, कैसे रूल को फॉलो करना है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। देखो वापस से आ गया, किस में होगा, लैटिन में होगा, और किस में लिखा होगा, इटैलिक में भी बताया था मैं। लैटिनाइज आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओरिजिन। यानी बुक वगैरह में जब भी कहीं लिखोगे तो किस फॉर्म में आएगा, वो लैटिन फॉर्म में आएगा। बात समझ पा रहे हो। अगली चीज, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट क्या, जीनस। बताया हूँ अभी वापस एग्जांपल लेकर के, पाइथम सटाइवम वाला, ठीक है, मटर का था वो, गार्डन पी था हमारा, मंडल साहब जिसका एक्सपेरिमेंट किए थे, शौक चढ़ गया था उनको एक्सपेरिमेंट करने का। आप लोग को भी शौक चढ़ा है, पढ़ो बायोलॉजी। देखो वाइल द सेकेंड कंपोनेंट क्या डिनोट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट विल बी द क्रिस्टल क्लियर।
एज क्रिस्टल इट इज़। ठीक है, क्रिस्टल जो कोई चीज़ होती है कितनी क्रिस्टल चमकती है ना, उसी तरह कॉन्सेप्ट चमकाएंगे बायोलॉजी का। देखते जाओ, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम क्या कैसा होगा, जब भी कंडीशन चेंज हो गया, स्टार बना लो। तुम लोग बच्चे यही गलती करते हो, 4 स्टार बनाओ ताकि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे याद रखना एनसीईआरटी के 4 स्टार बना लो। व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन, कुछ बच्चे क्या होंगे भाई, जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था भाई मैंजीफेरा इंडिका, कुछ तो आविष्कार ही कर देंगे, कुछ आविष्कार क्या करेंगे, सर हम एक साथ अंडरलाइन कर देते, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब काम नहीं करना है सर। अगर सर मैं ये ना करके 2 बार अंडरलाइन कर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एक बार और इधर कर दे, ये सब गलत है बेटा, ये सब बिल्कुल गलत है। आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ, याद कर लो। जीनस को अलग लिखते ही अंडरलाइन, पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल। जीनस का पहला लेटर कैसा होगा बेटा, कैपिटल। स्पीसीज का सारा लेटर कैसा होगा, सारा का सारा लेटर कैसा है, स्मॉल। इसके नीचे अंडरलाइन कितनी बार है, हिंदी में लिख लो 1 बार। बात समझ आ रही है, ताकि भूलने ना पाए। ठीक है, और प्रिंटेड के लिए क्या बना है, इटैलिक। और हैंड रिटन जब लिखोगे तो अंडरलाइन करना है, दोनों को अलग अलग। ठीक है, उम्मीद है रूल समझ में आ गया होगा। देखो भाई अब क्या बोल रहा है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। देखो, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बता दिया पहले ही। वाइल द स्पेसिफिक विद स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, बताया ना भी। और इलस्ट्रेट विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। देखो यहाँ पे इटैलिक में लिखा है, यहाँ पे किसमें है, इटैलिक में। जब आप लिखोगे तो अलग अलग अंडरलाइन, 2 बार मत कर देना, गलत हो जाएगा, एक ही बार करना है। ठीक है, और देखो अब वापस वही डिस्कशन, जब आपने चीज़ों को अरेंज कर दिया, सब पूरा नाम वगैरह लिख दिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्लासिफिकेशन। समझाता हूँ, देखो घबराओ नहीं, परेशान मत हो। अच्छा ये है ना, तभी तो नहीं आ रहा था। देखो चलो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आराम से समझते हो। क्लासिफिकेशन, अब जरा चलो कुछ एग्जाम्पल ही समझाते हैं। आप अपने घर गए तो अपने स्टडी रूम में या स्टडी टेबल वगैरह के आसपास गए, तो आपने क्या देखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, बहुत तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सब पढ़ना है। आपने सारा बुक्स मिला दिया, एनसीईआरटी सारी मिला दी, सारे नोट्स मिला दिया, और आप अगले सुबह जाते हो, आप सोचते हो कि मुझे बायोलॉजी की एनसीईआरटी तुरंत मिल जाए और आसानी से मिल जाए। क्या मिल पाएगी, लॉजिकली नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने सब चीज़ें मिक्स कर दी है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, देखो मैं 3 काम करूँगा। सबसे पहले चीज़ों को सेपरेट करूँगा, किस बेसिस पर, क्राइटेरिया। सबसे पहला मैंने वर्ड क्यों यूज किया, ऑन द बेसिस, या किसी क्राइटेरिया के ऊपर आपने चीज़ों को अलग अलग करते हो। तो जब भी ऑन द बेसिस किसी चीज़ को काम करते हो, हम क्या काम करेंगे भाई, वहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे मैं बुक्स को एक साइड कर दूंगा, एक साइड में नोट्स बुक को या कॉपी वगैरह को कर दूंगा। ठीक है, नोट कॉपी, या उसके अलावा मैं कहीं पे कोई मेरा पेज रहेगा या फोल्डर रहेगा A4 शीट वाला, तो A4 शीट वाले पेज को मैं एक साइड कर दूंगा, ताकि मेरे को अगर मैं सेगमेंट वाइज में देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को आसानी के साथ में सारे बुक देखने को मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो, तो जब बुक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, और आजकल के आप लोगों के स्पाइरल वाले नोटबुक यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ पर A4 शीट पेपर का अपना एक फोल्डर बना लो, एक फाइल बना लो। तो आप जब भी दोबारा जाओगे, अगर आपको बुक्स लेना है तो आप सीधा किस में एंटर करोगे, इस सेक्शन में एंटर करोगे। फ़ायदा क्या हुआ, टाइम बचा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी से निकाल लिया। दूसरा, चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ों के साथ में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी दूसरा पॉइंट फ़ायदा क्या हुआ, टाइम बचा, आसानी से हो गया, टाइम बचा। तीसरी चीज़ कि आपको दूसरी चीज़ों के साथ में अगर कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए दूसरे साइड में आपको भी वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि उनका पर्टिकुलरली उनका हार्डवेयर है, उनका देखने में कैसे है, या उनका अपीयरेंस के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपने नोट सही बनाया होगा तो आपके वहाँ पे 3 नोट्स होंगे ना, फिजिक्स के नोट होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, तो आप नोट्स को अपने सेगमेंटेड कर दो। सारी चीज़ों को नोट्स को एक ही कॉपी में मिक्स मत करो, ताकि ढूंढने में टाइम ना हो। तो आपने जो ये चीज़ करी है ना बेटा, इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ फीचर। समझ आया, क्यों किया गया है, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, और अगर दोबारा मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़े कंपेयर करने के लिए, तो मैं एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। तो क्लासीफाई करने से फ़ायदा होगा, टाइम बचा हमारा। ठीक है, अब जरा देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, आजा भाई। देखो वही सारी चीज़ें बता रखा है, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ताकि हम आसानी के साथ में एक दूसरे के साथ में कैरेक्टर को, जो उनके फीचर्स उनको बेसिस पे उसको स्टडी वगैरह कर पाए। ठीक है, देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा आ जाओ।
ठीक है, देखो अब एक दिन में सारा वन शॉट तो मैं ले नहीं रहा हूँ, वन शॉट नहीं ले रहा हूँ ना भाई। तो वन शॉट जब नहीं लेते हैं तो हम स्लोली स्लोली चीज़ों को, सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, और जब आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और हमको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। देखो ये हैंग नहीं कर रहा है, ये फुल जूम है, ठीक है। डाउट मत करने लगना कि सर का सिस्टम ख़राब है, सर का सिस्टम नहीं, और ये स्मार्ट बोर्ड चल नहीं रहा है। बिल्कुल आराम से समझते जाओ। देखो यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल, क्या है कि स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पढ़ना तो नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, कुछ इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस के सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, किसी तरह पॉसिबल कर पाए। तो सारे टाइप के चीज़ों को पढ़ लेने के काबिल बनाए रखने के लिए जो काम करते हो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सिंपल शब्दों में समझ में आया। सब चीज़ों को आसानी से स्टडी करने के लिए जो इम्पॉसिबल चीज़ है ना, वो अपने आप में यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में ही बेटा क्या छिपा हुआ है, आई एम पॉसिबल। बात समझ पा रहे हो? तो इसको इम्पॉसिबल मत पढ़ो, इसको क्या पढ़ोगे, आई एम पॉसिबल। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल हुआ ना किसके थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, जिसको आपने क्या काम किया, ग्रुपिंग। देखो मैंने बताया था ना एग्जांपल ये पीछे, ग्रुप किया इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी आसानी से आपको जाके बायो का एनसीईआरटी निकाल लो, ताकि क्लास के पहले आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, सीधा एनसीईआरटी लेकर बैठ जाना टाइम से कल से, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। एनसीईआरटी का कवर बेटा याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल को देख के तो पहचान ही जाओगे, डॉग, कैट, बिल्ली, इंसेक्ट। तो जो मूवमेंट वगैरह हमको दिख रही है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट, किससे एसोसिएट हो जाएंगे, सर्टेन कैरेक्टर। वापस से फीचर आ गया विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, व्हाट इमेज डू यू सी। जब भी आप कोई इमेज देखोगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि यस दिस इज द डॉग नॉट कैट। तो आपने क्या काम किया, उसके फीचर के बेसिस पे आपने उसको पहचानना चालू कर दिया, ठीक है। देखो बेटा अब जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है कि ऑब्वियसली ईच ऑफ डॉग हम लोगों ने देख रखा है। नाउ इफ यू आर टू थिंक, जैसे कि अल्सेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द, ठीक है। एंड सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स, सो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल, ठीक है, जिसके पास में क्या हो, एक्सटर्नल ईयर हो, बॉडी हेयर हो, ठीक है। उसी तरीके से इन प्लांट हम क्या देखते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, वीट की। तो वीट के अंदर जो पिक्चर वगैरह होगा वो क्या बताएगा, हमारे माइंड में क्या डेवलप कराएगा, वीट का प्लांट। कोई राइस और एक प्लांट को तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, कन्वीनियंट फीचर के बेसिस पे हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से उनको रैंक वाइज या उनको अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो नया तुम्हारा खास बात क्या, कि बोला हुआ द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी, यानी जितनी भी कैटेगरी आप बना सकते हो उन सब कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सा, ठीक है। अब क्या बोला है कि हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज क्या हमको, कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी, यानी हर एक टैक्सा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एट वेरी डिफरेंट लेवल, अलग उसका अलग अलग लेवल हो सकता है। प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टैक्सा, मतलब वो भी तो कैटेगरी है, प्लांट कैटेगरी हो गई, एनिमल कैटेगरी हो गई। तो वीट इज also a taxa, यानी मैंगो इज आल्सो अ टैक्सा, ह्यूमन इज आल्सो अ टैक्सा, एनिमल इज आल्सो टैक्सा, ठीक है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग ऑल आर टैक्सा, बट यू नो, क्या आपको पता है कि दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर द एनिमल्स। क्या बोल गया, नहीं आया समझ में ना, समझाता हूँ बेटा। अगर एक डॉग है, डॉग को क्या कहा गया, मैमल्स कहा गया, मतलब कि ये क्या है, स्तनधारी है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, इनके पास में कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे, ठीक है। और मैमल्स आर एनिमल, इनको क्या बोल दिया गया, एनिमल्स। तो इनके अंदर फीचर्स तो एनिमल्स वाले होंगे ना भाई, ठीक है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब ये वापस समझो, इंपॉर्टेंट लाइन खेल गया। डॉग छोटा लेवल है, उससे बड़ा लेवल मैमल्स है, और उससे बड़ा लेवल एनिमल का है, यानी टैक्सा लेवल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस एनिमल के अंदर बहुत तरह के एनिमल आ सकते हैं ना, बहुत तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ मैमल्स आ सकते हैं। तो हर एक जो लेवल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आई भाई। और इन सब की स्टडी को आगे चल कर हम लोग क्या कहेंगे, देखो वापस से आगे अपना टैक्सोनॉमी, वही मैं बोलने ही जा रहा था कि हेंस बेस्ड ऑन आवर कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। क्लासीफाई किए किस लिए, आसानी से पढ़ने समझने के लिए। किसके अंदर किए हो, डिफरेंट टैक्सा के अंदर। डिफरेंट टैक्सा मतलब सर अगर हमारे पास गेहूं है, धान है, चावल है, सब कुछ अलग अलग टाइप के टैक्सा हैं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। और
अगर आपने हर टैक्सा को अलग अलग डिफरेंट क्लासीफाई कर दिया, तो जो ये प्रोसेस किया है ना आपने क्लासिफिकेशन का, किसको क्लासीफाई किया हो? टैक्सा को। डिफरेंट टैक्सा कौन कौन हो सकता है एग्जांपल के लिए? डॉग, इंसेक्ट, ह्यूमन, ठीक है। तो अलग अलग अगर टैक्सा को आपने क्लासीफाई कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। बात समझाई? देखो बेटा क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, चाहे उसका सेल कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, प्रोसेस कैसा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। वापस समझो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब उसका एनवायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। अब ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी क्या है? स्टडी मतलब पढ़ाई, टैक्सोनॉमी मतलब कि उनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करा क्या है, ठीक है। तो और जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, तो इन सब के अंदर हम क्या काम करते हैं? इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को और सेल का डेवलपमेंट को, इन सब को हम इंक्लूड करके साथ में पढ़ाई करते हैं। बात समझाई? तो अब अगर मैं समराइज करूं पूरे को, देखो यहाँ पे खुद उसने समराइज करके बता दिया है, देखो ध्यान से क्या समराइज करके बताया है भाई। सेलेक्ट ना हो बेटा, अभी नहीं सेलेक्ट होना है, थोड़ा सा चीज़ और बचा है, देख लेते हैं बच्चे कि कैरेक्टराइजेशन पहला, दूसरा क्या टर्म है भाई? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? ऐसे अपने नोट्स खोल लो और उस नोट्स के अंदर बनाओ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इस टैक्सोनॉमी के क्या क्या हमारे मेन फीचर थे? देखो मेन फीचर बना लो। पहला फीचर क्या था? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। सेकंड फीचर क्या था? आइडेंटिफिकेशन। थर्ड फीचर क्या है? क्लासिफिकेशन। ताकि इस तरीके से जब आप लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन इज द आर्ट एंड यू आर आर्टिस्ट गाइस, तो परेशान नहीं हो, अपने आर्ट को दिखाओ अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब कुछ देखो वापस समझो, वापस से क्या बताना चाह रहा है? टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज have always been interested in knowing more or more about the various kind of organism, particularly reference with the own use। जो भी आप अपने आसपास यूज करते हो उसमें क्या करते हो? डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें दिखेंगी उनको तो आप आसानी से समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासीफाई कर ही देते हो उनके टैक्सा के बेसिस पे। तो हम लोग तो कुछ जान ही रहे हैं इसको। अर्ली डेज में क्या होता था कि उनको जरूरत पड़ती थी किसी बेसिक चीज़ को, जैसे क्या क्या बेसिक नीड के लिए? फूड, क्लोथ, शेल्टर। तो हम क्या काम करते थे? हम उनको ढूंढने के लिए उनके पास में उसको हम एक्सप्लोर करते थे, ठीक है। तो अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन वगैरह था वो किसके ऊपर बेस था? वो यूजेस के बेसिस पे था कि अगर वो किसी चीज़ को पर्टिकुलरली यूज कर रहा है तो हम उसके बारे में उसको क्लासीफाई कर देते थे कि वो किस तरह के कपड़े को कब कहाँ पहनने। जैसे आपको पता ही होगा, शादी में जाने वाला कपड़ा अलग, और बर्थडे पार्टी में जाने वाला कपड़ा अलग, और घर का देसी कपड़ा अपना अलग, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो आपने क्या काम किया था? उसका यूज के अकॉर्डिंग आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो ये काम तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, समझ गए। अब तुम देखो तो धीरे धीरे कैसे मैं बायोलॉजी में लिंक करता हूँ तुम्हारे डेली लाइफ स्टाइल को। तो जो भी आपने काम किया तो उसी तरीके से आप वेरियस ऑर्गेनिज्म को भी क्या काम कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई? ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग, कि मतलब उनको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नहीं कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है या उनकी क्या डाइवर्सिटी है, वो इस चीज़ में भी इंटरेस्ट रखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का तीसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में या चौथे का पहले के साथ में क्या आपस में इंटरेक्शन है। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कैसे इंटरलिंक है या कैसे वो जुड़े हैं, जो इनका क्या आपस में रिलेशनशिप है। इसी जो ब्रांच है, जो ब्रांच इस तरह की स्टडी करती है उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। चलो बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें खुद ही यहीं पे। क्या बता रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक्स? यानी कि कभी भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में कैसे लिंक करते हैं, इस तरह की जो पढ़ाई, इसके बारे में जो पढ़ाई करता है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। आई होप इट विल क्लियर अबाउट यू ना। क्लियर हो गया आप लोगों को इसके बारे में? देखो क्या बोला, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? लैटिन वर्ड था सिस्टेमा, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, सिस्टेमा, विच मीन्स का सिस्टमैटिक क्या है? मीन्स का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे लिंक है, ठीक है। आपने क्लास 10 में फूड चेन तो पढ़ करके आए होगे आप इकोलॉजी चैप्टर के अंदर ना, पढ़ा था ना। वहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में लिंक था, तो धीरे धीरे क्या डेवलप कर दिया था? फूड चेन डेवलप कर दिया था। जैसे क्या बोल सकते हैं कि घास है, घास से ग्रास को कौन खाता है? हिरन खाती है, या बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है? सांप खाता है, बकरी को तुम्हारा शेर खा जाता है, ठीक है। तो एक लिंक हो गया ना दूसरे के साथ में। तो कैसे लिंक है, इसी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और
जो लीनियस साहब थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी अपने पब्लिकेशन के अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब भी किया था। तो बुक का नाम बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर उठा लो, हाईलाइट कर दो इसको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा PYQ, जहाँ पे मैं PYQ लिख दूँ मार्क कर लेना उसको, ताकि तुम दोबारा रिवाइज करो तुमको दिक्कत ना होने पाए। बोल रहा है कि टाइटल ऑफ उनके पब्लिकेशन का यही था, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स वाज लेटर इनलार्ज को बड़ा किया गया, किस लिए, उनको क्या क्या इंक्लूड किया गया उसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड करा गया, नोमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को बाद में सिस्टेमेटिक्स के अंदर हम लोग इंक्लूड कर दिए। और देखो एक चीज़ बोला, सबसे खास बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आज के पूरे क्लास का, सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है, तीसरा कैसे इवॉल्व हुआ, चौथा कैसे इवॉल्व हुआ, समझ पा रहे हो, यानी कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ आपस में, इन सब का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है आपस में, इसी को बोला क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? तो देखो आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा अपना टॉपिक क्या क्या इंक्लूड कर लिया बेटा, क्या क्या हम लोगों ने आज इंक्लूड कर लिया। चलो लास्ट में कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह लेते जाओ, ठीक है, याद कर, तो याद भी तो करना है, ठीक है। चलो देखो कंक्लूड करते हैं बेटा, कंक्लूजन क्या क्या है इस पूरे आपने जो लेक्चर देखा है, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि कैसे करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी को समझा क्या होता है, ठीक है, क्लियर है बायोडाइवर्सिटी। फिर हम लोगों ने समझा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो, क्या रूल वगैरह है, रूल वगैरह अगर आपको तो पता है नॉमेनक्लेचर का। फिर आपने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या है, किस तरीके से किया जाता है, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन बताया मैं आपको, कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं। फिर आपने देखा कि टैक्सॉ क्या होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा टैक्सोनॉमी क्या होता है, फिर आपने पढ़ा सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब जरा देखो इन सब सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। क्लियर होने का मतलब क्या है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप इसके जाकर क्वेश्चन आंसर के नोट्स वगैरह बना लो बेटा, ठीक है। अब देखो तो बेटा आज का थोड़ा सा ट्रिक्स लेते चलो। ट्रिक्स क्या है सर, देखो, अरे आजा भाई, कौन कौन से कोड मिले थे, ICBN और ICZN, इनको भी याद रखना है आपको, ठीक है। पेज बना लो और पेज में साइड में कॉर्नर में अपने NCERT के लिख लो कि इंटरनेशनल कोड, नोमेनक्लेचर, सिर्फ एक वर्ड को याद करना है, यहाँ पे क्या बॉटनिकल और यहाँ पे क्या जूलॉजिकल, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को याद भी कर पाओ। क्योंकि आपको अगर याद नहीं होंगी तो एग्जाम में उसको वहाँ पे रिवर्स क्या नाम है, वहाँ पे दिखा नहीं पाओगे या लिख नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ पा रहे हो। तो आज का सेशन उम्मीद आपको मज़ा आया होगा। इसी तरह से हम लोग NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट को देसी लाइफ के एग्जाम्पल के साथ में लिंक करते चले जाएंगे। और देखो अब तो स्टार्ट किया है तो आगे जर्नी चलती रहेगी हम लोगों की, ठीक है। और क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे बायोलॉजी वालों। तो बायोलॉजी वाला आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे हम लोग आपके लिए। और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, सबा खैर, अलविदा, टेक केयर, माशाल्लाह, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद गाइस।